Hello students, I am Suresh, and in this video today we will discuss the numericals related to electricity chapter from 10th class. So let us start from first question. Our first question is, in any DC circuit, the direction of conventional current and the direction of motion of electrons are, first option is in the same direction, second option is in the opposite direction, third option is from positive terminal of the battery to negative terminal of the battery, and the fourth option is from negative terminal to positive terminal. बच्चों इन्हों समझने ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ हैं। तो बच्चों अगर मान लो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਦੇ 네ਗੇਟਿਵ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ 네ਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्किट विच इस तरह मूव करेंगे from negative terminal of the battery to positive terminal of the battery like this। लेकिन जो कन्वेंशनल करंट बच्चों होंदा है ਉਹਦੀ डायरेक्शन ਅਸੀਂ पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्म ਲੈਣੇ ਆ, मतलब अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ। तो ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ क्वेश्चन ਦਾ राइट आंसर है वो सेकंड आंसर, मतलब कि कन्वेंशनल करंट ਤੇ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स both are opposite to each other, so that's why this is the right answer, second option is the right answer। तो चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन विच रेजिस्टेंस रिलेटेड सानू क्वेश्चन दिए गए हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज ते रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो बच्चों देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, स्टूडेंट wants to have 3 ohm resistance in a circuit, he has 3 resistance each of 2 ohm resistance। बच्चे कोल एक स्टूडेंट है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 रेजिस्टेंस है। जो एक रेजिस्टेंस है ਉਹਦੀ जो वैल्यू है वो 2 ओम ਦੀ वैल्यू है ਤੇ 2 ओम वाले ਉਹਦੇ ਕੋਲ टोटल 3 रेजिस्टेंस है। एक 2 ओम ਦਾ है, दूजा भी 2 ओम ਦਾ है और तीजा भी 2 ओम ਦਾ है। ਉਹਨੂੰ ਕੀ करना है कि एक सर्किट विच मान लो उसी तीनों रेजिस्टेंस जो है वो लगाने हैं, ये तीनों रेजिस्टेंस, और लगाने के बाद ਉਹਨੂੰ टोटल जो रेजिस्टेंस चाहिए है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो चाहिए है इनू टोटल 3 ओम चाहिए है। ठीक है, उन्हों क्वेश्चन ये है कि वो किस तरीके नाल इन 3 रेजिस्टेंस नू इस दे विच कनेक्ट करेगा। तो बच्चों सब तो पहले असीं इस चीज नू ऑप्शन दे थ्रू समझने की कोशिश करने हैं। सब तो पहला ऑप्शन है बाई कनेक्टिंग ऑल द 3 रेजिस्टेंस इन सीरीज। चलो मान लो असीं फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लीए। अगर वो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज लगांदा है लाइक दिस, ते हर एक 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो बन जाएगा 6 ओम। तो पता सीरीज विच तीनों रेजिस्टेंस नु ऐड करने पैंदा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा 6 ओम, विच इज नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन सारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बाय कनेक्टिंग ऑल द 3 रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तीनों रेजिस्टेंस नु ਅਸੀਂ पैरेलल विच लगा के देखने एक बार, है ना। अगर बच्चों मान लो ਅਸੀਂ पैरेलल विच लगाने हैं तो पैरेलल विच की होगा, देखो मान लो इथों इस तरह, ये देखो इस तरह लगाया जाता है पैरेलल विच। दिस इज ऑप्शन बी एंड पॉइंट टर्मिनल बी एंड दिस इज टर्मिनल ए। तो जो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल विच लगाए जाते हैं तो बच्चों उदों ओदा डायरेक्ट फॉर्मूला एक कैलकुलेट करने का होंदा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होंदा है पैरेलल विच वो किस तरह करते हैं, एक रेजिस्टेंस कितने ओम दा है 2 ओम दा। ठीक है, कितने रेजिस्टेंस लगाए टोटल 3, तो 2/3 इज द आंसर। ये भी 3 के बराबर नहीं आया, सानू तो 3 ओम चाहिए है। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, मतलब ये सेकंड ऑप्शन भी सारा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बाय कनेक्टिंग द फर्स्ट 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल एंड थर्ड वन इन सीरीज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 2। बच्चों देखो इहदे विच की किया गया है कि पहले तुसी 2 रेजिस्टेंस जो है उन्होंने पैरेलल विच कनेक्ट करो लाइक दिस। ये भी 2 ओम दा है, ये भी 2 ओम दा है। उहदे नाल फिर जिहड़ा पैरेलल दा कॉम्बिनेशन बनेगा 2 दा, उहदे नाल फिर तीजा जो रेजिस्टेंस है उहदे नाल लगाया जाए इस तरह। तो कहते इस तरह अगर अरेंज किया जाए तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा। तो बच्चों तुसीं देख सकते हो कि इन्हां नूं अगर असीं देखिए इहदा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनेगा इन दोनों का वो बनेगा 1 ओम। मैं तुहानूं उन्होंने रूल दस्सिया कि पैरेलल विच किस तरह ऐड कर देना।
अगर सेम सेम रेजिस्टेंस पैरेलल विच होणगे तो ਉਹਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ रेजिस्टेंस किस तरह लिखा जाएगा? देखो 2 ओम ਦੇ 2 है ना, ਤੇ 2 ओम ਦਾ डिवाइड बाय किन्ने लगाए ने? 2 लगाए ने टोटल, कितना हो गया? 1 ओम। तो ਇਹਦਾ टोटल बनेगा 1 ओम, और ये 1 ओम जो है वो दूजे 2 ओम ਦੇ ਨਾਲ जुड़ा है, तो टोटल रेजिस्टेंस ਹੁਣ कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 3 ओम। तो दैट्स व्हाई थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन बनेगा साडा। ये चीज जरूर याद रखो कि अगर कदे कदे शॉर्टकट फॉर्मूला है कि अगर कदे कुछ रेजिस्टेंस मान लो 3 या 4 रेजिस्टेंस लगे हैं और चारों ही पैरेलल विच लगे हैं, राइट, और मान लो कि चारों रेजिस्टेंस जो है वो 4-4 ओम दे ने, ये भी 4 दा, ये भी 4 दा, ये भी 4 दा, तो इन्हां दा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा बच्चों? वो किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा? पहले देखो कि जो सारे सेम होने चाहिए ताही ये फॉर्मूला अप्लाई होना है। पहले चेक करो कि एक रेजिस्टेंस कितना है, बोलेंगे 4 ओम, तो ऊपर लिखो 4 ओम, डिवाइडेड बाय किन्ने लगाए ना, बोलेंगे 4 लगाए, तो 4/4 इक्वल टू 1 ओम। तो ये चारों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा? दैट इज 1 ओम, राइट। ये एक जो है फॉर्मूला, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है याद रखने वास्ते, कैलकुलेशन करने वास्ते। इहदे नाल थोड़ी कैलकुलेशन जो वो भी फास्ट बनेगी। तो बच्चों राइट ऑप्शन कौन सा बना था? दैट इज थर्ड ऑप्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ वायर, देन ਜਦੋਂ इलेक्ट्रॉन जो है वो वायर विच मूव करते हैं, मतलब एक वायर है साडे कोल, लेट अस सपोज दिस इज अ वायर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस वायर। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह मूव कर रहे हैं वायर के अंदर। बच्चों जो इलेक्ट्रॉन के अंदर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, तो यू कैन से मतलब करंट फ्लो कर रहे हैं, क्लियर है, करंट फ्लो कर रहे हैं। और जो करंट की डायरेक्शन है वो तुहानू पता है कि कन्वेंशनल करंट जो डायरेक्शन देखी जाती है वो देखी जाती है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट क्वेश्चन ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ देखो वायर इज न्यूट्रल, वायर इज न्यूट्रल, वाई तुसी याद रखो, अ करंट कैरिंग वायर, a current carrying wire is neutral always, right। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ कि सब तो पहले ऑप्शन स्टडी करते हैं। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, तो पहला ये पता करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, तो बोलेंगे एक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। सब तो पहले ऑप्शन को फिर से देखते हैं, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने लिए चार्ज चाहिए, नेट चार्ज होना चाहिए। इस वायर पे नेट चार्ज कितना है, बोलेंगे 0, ताही बोलिया कि न्यूट्रल है। तो जो नेट चार्ज ही 0 है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस नहीं हो सकती, ता करके जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कदों प्रोड्यूस होती है, याद रखो कोई भी मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों देखो इतने चार्ज से मूव कर रहे हैं, तो दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी, इतने मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनेगी, बिल्कुल बननी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन फेवरेबल है। अब ये सिलेक्ट नहीं किया, पहले बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड, बोलेंगे नो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स और अ चार्ज पार्टिकल। ये वायर एज अ होल देखी जाए तो न्यूट्रल है, दैट्स व्हाई नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, देयर विल बी ओनली मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ द मोशन और द मूविंग चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट ऑप्शन है नो फील्ड इज प्रोड्यूस, दिस इज रॉन्ग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बच्चों तुसी ਇਹਦੇ बारे जरूर पढ़िया होएगा कि ਜਦੋਂ एक करंट कैरिंग वायर ਦੇ नजदीक एक मैग्नेटिक कंपस रखी जाए तो वो डिफ्लेक्शन शो करती है। और तो तुसी जानते हो कि मैग्नेटिक कंपस सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दे नाल ही डिफ्लेक्शन शो कर सकती है। इसका मतलब ये होता है कि एक करंट कैरिंग वायर जो है दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अ फैक्ट, प्लीज रिमेंबर इट, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। आई विल राइट हियर अ करंट कैरिंग वायर produces only
मैग्नेटिक। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन तो दूसरे एंगल दे नाल भी पूछे जा सकते हैं। दैट्स वाई तुसीं एक गल जरूर याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, चाहे वो रेस्ट पे होए चाहे वो मूविंग होए, ठीक है। इन बोथ केसेस इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ओनली अ मूविंग चार्ज जो कि मूव कर रहा है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। तो इत्थे साडे कोल की केस ही, साडे कोल एक वायर ही, वायर इज अ न्यूट्रल थिंग, उदे विच इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूव कर रहे हैं, तो नेट चार्ज वायर दा जीरो है, दैट्स व्हाई देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उदे अंदर जो चार्जेस मूव कर रहे हैं उनके मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 साडा अगेन रिलेटेड है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। बच्चों इन सर्किट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆन ਨਾਲ देखो, उन्होंने पूछा है कि इस सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ जो करंट ਦੀ वैल्यू है वो कितनी होनी है। तो बच्चों कदे भी अगर किसी सर्किट ਵਿੱਚ करंट फाइंड आउट करना है तो ਤੁਸੀਂ ओम्स लॉ ਨੂੰ अप्लाई कर सकते हो। ओम्स लॉ सेज दैट V upon I equal to R, or you can say V equal to I into R। clear? now ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ इथों असी करंट करंट की वैल्यू पता कर सकते हैं, करंट इक्वल टू V अपॉन R। लेकिन V तो सानू पता कि 5 वोल्ट है, दैट इज गिवन अगेन, बट R नहीं पता। बच्चों ये थे 3 रेजिस्टेंस दिते गए ना, 4 4 और 2 ओम दा, सॉरी 2 2 ते 4 ओम दा। पहले सानू इन तीनों दा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करने पैना, उदे बाद ही असी करंट नु फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनू असी एक बार रीड्रॉ करके चेक करते हैं। बच्चों देखो, सब तो पहला इनू असी एक मैथड हुंदा साडे कोल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने दा, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव रिडक्शन मैथड। सक्सेसिव रिडक्शन मैथड मतलब स्टेप वाइज असी क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व करांगे। ਤੁਸੀਂ पहले इस चीज देखो कि क्या इत्थे कोई ਤੁਹਾਨੂੰ दो रेजिस्टेंस ऐसे मिले जो कि सीरीज विच होन, इक्को लाइन विच लगे होन। बोलेंगे हाँ बिल्कुल, ये 2 वाला और ये 2 वाला देखो इक्को लाइन विच रेजिस्टेंस जो है वो अटैच हुए ना, इदा ही मतलब हो गया कि ये सीरीज विच है। तो क्यों ना असी ये एक 4 ओम दा रेजिस्टेंस इत्थे बना दईए और इन्हें दोनों नू रिमूव करके इन्हां दी जगह ते एक रेजिस्टेंस लगा दईए जो कि 4 ओम दा हो। 4 ohm, ये भी 4 ohm। Let this terminal is A and this terminal is B। A दे B, A ते B दे अक्रॉस तुसी देखोगे कि दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज विच है 2 2 ओम दे। तो इन्हां दा इक्विवेलेंट जो कि इन्हां दे बराबर होएगा 2 2 ओम दे मिला के दोनों ਨੂੰ सीरीज विच 4 ओम दा रेजिस्टेंस बनता है। तो ਅਸੀਂ लगा दिता है, तो इदे तो ਅਸੀਂ दोबारा रीड्रॉ करके एक नया सर्किट तैयार किया। रीड्रॉ किया इक्विवेलेंट सर्किट है, करंट आई ही रहेगा। उसके बाद ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ दोबारा रीड्रॉ करांगे एक बार, रीड्रॉ। ਹੁਣ बच्चों देखो ये दो रेजिस्टेंस ਜਿਹੜੇ 4-4 ओम ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, अगर दोनों रेजिस्टेंस ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ टर्मिनल ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ तो दूसरा जो टर्मिनल है दोनों रेजिस्टेंस ਦਾ ਉਹ दोनों दूजे किसी एक टर्मिनल ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ जो है वो पैरेलल विच लगे हैं। तो पैरेलल विच अगर दो सेम वैल्यू ਦੇ रेजिस्टेंस होंगे तो पता है किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, ਉਹਦਾ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका मतलब दसिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू कितने ओम ਦਾ लगे 4 ओम। तो ऊपर लिखो 4 ओम, कितने लगे हैं 2 लगे हैं तो 2 लिखो थल्ले, तो कितना आएगा 2 ओम। तो बच्चों इन्हें दोबारा रीड्रॉ करो। एक बैटरी लगी इतने 5 वोल्ट की, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਗਾ ਦਿਓ 2 ओम ਦਾ, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द 3 रेजिस्टेंसेस और 5 वोल्ट ਦੀ बैटरी है। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ कि करंट कितना होएगा। तो करंट जो है वो होएगा 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय R। R कितना है, दैट इज 2 ओम, दैट इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलो बच्चों ਅਸੀਂ ਹੁਣ नेक्स्ट ऑप्शन की गल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करते हैं। आई होप एक क्वेश्चन तुहानू जरूर समझ आया होगा। दिस इज रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ओम्स लॉ रिलेटेड है। ਤੁਸੀਂ जानते हो कि ओम्स लॉ ਦਾ स्टेटमेंट की होता है कि जो रेजिस्टेंसेस हैं
ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं कि किसी भी सर्किट ਵਿੱਚ जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ਹੁੰਦੀ ਹੈ करंट ਦੇ, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ਹੁੰਦੇ, दैट इज कॉल्ड योर ओम्स लॉ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲਿਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ r ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ v equal to ri is the this. So from here you can calculate the value of r, that is equal to v upon i. ਤੇ ਇਸ ਜੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋਜ਼ that v is proportional to i। ਤੇ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਜੋ वोल्टेज सी वो 3 वोल्ट सी, जदों करंट 10 सी तो अदों वोल्टेज जो है वो 6 ही, जदों वोल्टेज 9 सी अदों ये 15 सी। तो तुसी कोई भी एक वैल्यू चूज करके दस सकते हो कि रेजिस्टेंस कितना होएगा। तो देखो रेजिस्टेंस इक्वल टू वी अपॉन आई, तो जदों वी 6 वोल्ट सी अदों करंट कितना सी 10 एंपियर सर्किट विच, तुसी वी लिखो 6 और करंट लिखो 10, तो तुसी इन्हों 2 नाल कैंसल कर दो, 3/5, दैट इज 3/5 ओम इज द राइट आंसर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ऑप्शन चेक करो, बिल्कुल जी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बस इस तरह से एक सिंपल ਜਿਹਾ क्वेश्चन ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 3 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ वो सीरीज विच कनेक्ट किए हैं, इदी वैल्यू अगर R1 है, इदी वैल्यू अगर R2 है और इदी वैल्यू अगर R3 है, तो तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होएगा वो किस तरह लिखा जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लो कि ये जो है वो 5 ओम का है और ये 3 ओम का है और ये 2 ओम का है, तो बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होएगा, दैट इज इक्वल टू 10 ओम। तो हमेशा याद रखो सीरीज विच हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सारियां तो बड़े रेजिस्टेंस तो उदी वैल्यू हमेशा ज्यादा होंगी। बिल्कुल क्लियर है। सेम चीज अगर असी पैरेलल विच चेक करांगे तो पैरेलल विच किस तरह से देखा जाता है, अगर मान लो साडे कोल 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों साडे कोल पैरेलल विच कनेक्ट हुए हैं, 1 2 और तीजा ये लग गया, इदी वैल्यू जो है वो R1 है, इसकी वैल्यू जो है वो R2 है और इसकी वैल्यू जो है वो R3 है, राइट। और तुसी अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना चाहते हो तो तुहानू करना पड़ेगा 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जिस तरह सीरीज विच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आंदा है उदी वैल्यू सब तो बड़े रेजिस्टेंस दी वैल्यू तो वड्डी होंदी है, उसी तरीके नाल अगर तुसी इनू पैरेलल विच लगाया रेजिस्टेंसेस नू, तो जो भी इन्हां चों सब तो छोटा रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3 दे विचों सब तो छोटा जो रेजिस्टेंस होएगा उदे तो भी छोटी वैल्यू आएगी इन तीनों दे इक्विवेलेंट वैल्यू, मतलब इन तीनों दा जो इक्विवेलेंट होएगा उदी वैल्यू इन्हें तीनों विचों जो सब तो छोटा है उदे तो भी घट होएगी। इहदा मतलब की होएगा, देखो हुण क्वेश्चन पढ़ो कि इत्थे लिखिया है द लीस्ट resistance obtained by using 2 ohm 4 ohm 1 ohm and 100 ohm। साढ़े को 4 रेजिस्टेंस है, 2 ohm 4 ohm 1 ohm and 100 ohm, और सारे तो छोटा केड़ा है 1 ohm। तो जदों असी इनू पैरेलल विच कनेक्ट करांगे चारों नू, तो साढ़े को जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा चारों दा मिला के वो 1 तो भी छोटा आएगा, क्योंकि 1 इन चारों चो सब तो छोटा है, तो उधर तो भी छोटा बनेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन यू कनेक्ट दीस रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो बच्चों देखो ये ऑप्शन 3 ऑप्शन रहेगा कि जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो 1 ओम तो भी घट होएगा जदों असी पैरेलल विच इन्हां नू जोड़ांगे। उन्होंने लीस्ट बोलिया तो मेरे दिमाग विच आया कि इन्हू पैरेलल विच ही कनेक्ट करना चाहिए। तो बच्चों ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन, सब तो छोटे तो भी छोटा होएगा, ते अगर सीरीज विच हुंदे तो सब तो बड़े तो भी बड़ा होएगा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ physics student was discussing about elements of an electric circuit in his departmental lecture. His teacher asked him that all elements of an electric current are connected in series except। So बच्चों एक सर्किट की गल चल रही सी
उन्होंने किया कि एक सर्किट, टीचर ने, किसी स्टूडेंट ने किया कि एक सर्किट है और इस सर्किट विच सारे एलिमेंट जो है कनेक्ट किए गए ने। मान लो रेजिस्टेंस अमीटर कनेक्ट किया गया है, रियोस्टेट कनेक्ट किया गया है, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया और वोल्टमीटर कनेक्ट किया गया है। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੋल्टमीटर ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋल्टमीटर ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਪੈਰਲਲ, तो ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ सीरीज ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो कदे भी कोई सर्किट बनाओगे तो पहले रेजिस्टेंस लगाया, अगर ओम्स लॉ का सर्किट बनाना होएगा, एमीटर ਨੂੰ सीरीज ਵਿੱਚ लगाया ਜਾਂਦਾ ਹੈ, राइट, रियोस्टेट ਨੂੰ सीरीज ਵਿੱਚ लगाया ਜਾਂਦਾ ਹੈ इस तरह ਨਾਲ, और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ बैटरी ਨੂੰ भी सीरीज ਵਿੱਚ लगाया ਜਾਂਦਾ है। और जो क्योंकि ਅਸੀਂ पोटेंशियल डिफरेंस ਇਹਦੇ अक्रॉस चेक करना है, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ वोल्टमीटर ਨੂੰ हमेशा वोल्टमीटर ਨੂੰ हमेशा पैरेलल ਵਿੱਚ लगाया ਜਾਂਦਾ है। पैरेलल ਵਿੱਚ क्योंकि वोल्टेज सेम ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ हमेशा पैरेलल ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ पैरेलल ਵਿੱਚ लगा के ਅਸੀਂ रेजिस्टेंस ਦੇ अक्रॉस या किसी भी कंपोनेंट ਦੇ अक्रॉस जो वोल्टेज है वो चेक कर सकते हैं थ्रू वोल्टमीटर। तो दैट्स वाई राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन कि इन तीनों ਨੂੰ ਅਸੀਂ सीरीज ਚ लगाने हैं और वोल्टमीटर ਨੂੰ हमेशा पैरेलल ਵਿੱਚ सर्किट ਵਿੱਚ जोड़ने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है साडा। The coils of electrical or electric toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal because, देखो बच्चों साडे कोल की हुंदे, एक ते मेटल है साडे कोल, मेटल्स, ठीक, दूजे हुंदे एलॉय। एलॉय ਅਸੀਂ ਆਪੇ बनाने हैं, मेटल ਸਾਨੂੰ नेचुरली मिलते हैं और एलॉय ਅਸੀਂ आप बनाने हैं। आप किस तरह, मिक्सचर ऑफ फ्यू मेटल्स इज एलॉय। मेटल्स और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नॉन मेटल भी ऐड कर सकते हैं, कोई बड़ी गल नहीं है। जैसे कुछ एलॉय हैं ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ नॉन मेटल्स भी पाए जाते हैं, कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल भी ऐड कर सकते हैं, लाइक स्टील वगैरह वगैरह, बहुत सारे मेटल्स एलॉयस होंगे जिस नॉन मेटल्स भी ऐड किए जाते हैं। तो कुछ मेटल्स या नॉन मेटल्स का मिक्सचर ਨੂੰ ਅਸੀਂ एलॉय कहने हैं। ਇਹ जो एलॉय है ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਣੇ, ਆਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਫॉर ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪਰਪसेस। जो क्वालिटीज मैटल विच सानू नहीं मिल पांदियां ने, वो क्वालिटीज ਨੂੰ क्रिएट करने वास्ते ਅਸੀਂ आप कुछ मेटल्स ਨੂੰ मिक्स करके ताकि एक हाइब्रिड फॉर्म बन पाए, ऐसे अपने यूज वास्ते बनाने हैं। फॉर एग्जांपल स्टील, स्टील इज एन एलॉय। और दूसरा निक्रोम, निक्रोम का तुसी नाम सुनिया होएगा। निक्रोम जो है ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਟਰ ਦੀ जो कॉइल ਹੁੰਦੀ है वो निक्रोम कहंदे ਉਹਨੂੰ। निक्रोम भी एक एलॉय है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक नाम और है कॉन्स्टेंटन, दैट इज एलॉय मैग्नानिन, मैंगानिन। तो बच्चों तो थोड़ा होमवर्क ये है कि मैग्नानिन, कॉन्स्टेंटन और निक्रोम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ और वो ਕਿੰਨੇ-ਕਿੰਨੇ परसेंट ऐड ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ हैं। ये ਤੁਹਾਡਾ होमवर्क है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ रिसर्च करो, राइट। उन्होंने क्वेश्चन च पूछा है कि जैसे टोस्टर और इलेक्ट्रिक प्रेस जो इलेक्ट्रिक आयरन है उन्होंने विच असी एज अ रेजिस्टेंस वायर जो है वो एलॉय नु यूज करने हैं, ना कि मेटल्स नु। क्यों करने हैं, तो चलो ऑप्शन रीड करते हैं। पहला ऑप्शन, रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन प्योर मेटल, बिल्कुल सही, करेक्ट ऑप्शन है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एलॉयज की रेजिस्टिविटी जिस तरह निक्रोम है, इन्हें रेजिस्टिविटी जो है वो नॉर्मल मेटल्स तो काफी हाई होती है, ऐसी बनाने की इस तरह की तनु रेजिस्टिविटी हो ज्यादा मिले, तो ता करके करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल। नहीं नेक्स्ट भी पढ़ लेने एक बार। एलॉयज डू नॉट मेल्ट रेडिली एट हाई टेंपरेचर, इन्हों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होंगे। तुम देखते हो कि हीटर की कॉइल जो चलती है कितनी ज्यादा गर्म हो जाती है, फिर भी वो पिघलती नहीं है, राइट। लेकिन मेटल्स बड़ी आसानी नाल पिघल जाते हैं इन्नी हीट के नाल, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਐਲॉयज ਦੀ। ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ बोथ ए एंड बी, हमारे ਸਾਡੇ क्वेश्चन ਦਾ आंसर दोनों ए एंड बी है और नन ऑफ दी अबव है, तो ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ रहेगा ए एंड बी बोथ, तो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन सी। ਐਲॉयज ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੈਟਲਸ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੈਟਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 9 है, उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ 4 सर्किट ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ सर्किट जो करेक्ट है। चलिए सब तो पहला ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ सर्किट ਤੇ एनालिसिस ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पहले सर्किट ਵਿੱਚ देखो बच्चों कोई गलती ਅਸੀਂ देखनी है कि किथे ਕੀਤੀ ਹੋਏगी। सब तो पहला देखो बैटरी, ओके डन है।
की लगी हुई है, वोल्टमीटर देखो कनेक्ट किया है। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ ਸਰਕਿਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਨੈਕਸਟ ਸਰਕਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਮੀਟਰ ਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ बढ़िया ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ ਕਰੈਕਟ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਨੋ ਇਸ਼ੂ। ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮੀਟਰ ਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੇ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਰੰਗ ਬਲੈਕ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਮ ਕੇਸ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੇਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੇ बैटरी ਦੇ पॉजिटिव वाली साइड जोड़िया गया। ये चीज गलत की है, अगर इन्हों रिवर्स करके जोड़ दे तो करैक्ट होंगे, तां करके ये भी साडा ऑप्शन गया। दूजा देखो ये चेक करते हैं, ओहो सब तो बड़ी गलती इन्होंने देखो बैटरी विच की है, इन्होंने दोनों टर्मिनल ही पॉजिटिव कर दिते हैं, ये भी पॉजिटिव तो ऑब्वियसली तो गलत हो गया, बाकी सब सही सी। नेक्स्ट चेक करो, पहले बैटरी चेक करो, ओके है बैटरी की ठीक है। एमीटर ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ क्या ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ बैटरी ਦੀ पॉजिटिव वाली साइड है, बिल्कुल सही है। और क्या ਉਹਦਾ नेगेटिव दूजी साइड है, बिल्कुल सही है, ऑब्वियसली होएगा। ਹੁਣ वोल्टमीटर पैरेलल ਵਿੱਚ है, क्या ਇਹਦਾ पॉजिटिव जो है वो चेक करो कि क्या वो बैटरी ਦੀ पॉजिटिव वाली साइड है, बिल्कुल है, देखो लेफ्ट वाली साइड है। और नेगेटिव जो है वो इस वाली साइड है। एक गल बच्चों जरूर याद रखो, अगर कोई भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एमीटर है, एमीटर ਨੂੰ पूरा नाम ਹੁੰਦਾ एम्पीयर मीटर, ਇਹਦੇ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ, और जो एग्जिट करवाना है वो करवाना है इस टर्मिनल, ताही जो नीडल है वो लेफ्ट साइड जाएगी। अगर तुसी उल्टा जोड़ोगे तो वो राइट साइड जाएगी, है ना, दूसरी साइड जाएगी। तो हाँ सॉरी, राइट साइड जाएगी पहले, और अगर तुसी उल्टा करंट भेजते हो तो वो लेफ्ट साइड जाएगी। तो असीं चाहते हैं कि ऊपर नूं जाए, मतलब राइट साइड जाए, क्लॉकवाइज रोटेट करे। तो तां करके सानूं याद रखना पैंदा है कि इस टर्मिनल तो करंट की एंट्री करवाओ ते दूजे विचों माइनस करवाओ, मतलब निकलवाओ। तो तुसी इस तरह जोड़ना है कि पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसदे विच करंट एंटर होए उस साइडों, और दूसरी साइड जो है वो करंट रिलीव या निकल जाए। तो इस चीज का ध्यान रख के तुसी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है साडा ये, व्हाट हैपेंस टू एन एमीटर रीडिंग व्हेन अ थिकर वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट। तो बच्चों चलो ਅਸੀਂ एक गल करते हैं, एक सर्किट बनाने। सर्किट कुछ इस तरह बनाने हैं, ये साडे कोल एक रेजिस्टेंस वायर है इस तरह दी, इनू असी कनेक्ट किया एक बैटरी नाल, ये बैटरी लगा दी, और फिर एक एमीटर भी कनेक्ट कर दिता करंट की रीडिंग लई। जानते थे प्लस आएगा तो माइनस आएगा ना, पॉजिटिव वाली साइड पॉजिटिव, नेगेटिव वाली साइड नेगेटिव। हुण असी की करना, इहदे विच कुछ करंट फ्लो कर रहा होना, वो करंट की रीडिंग सानूं एमीटर तो मिल सकती है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ what happens to an emitter reading, ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਵਾਇਰ, ਇਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਵਾਇਰ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। मतलब ਤੁਸੀਂ देखना है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इंक्रीज कर देता है, बाकी वायर सेम है, मटीरियल सेम है, लेकिन मोटी तार लगाई इतने। तो देखते हैं मोटी तार नाल की फर्क पेगा। पहले दिखा जाएगा कि रेजिस्टेंस कोई भी वायर दा कितना होंदा, दैट इज इक्वल टू रो, दैट इज रेजिस्टिविटी, एल मतलब उसकी लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखो बच्चों, लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस,
या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੇਮ ਰੱਖਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਇਰ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਰੱਖੀ ਮਤਲਬ L ਸੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਮਤਲਬ ਰੁਕਾਵਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਕौन ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, करंट एमीटर रीडिंग जो है वो इंक्रीज करेगी। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो बच्चों आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे, राइट। और नेक्स्ट जो साडा एक वीडियो रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट चैप्टर ते जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।